नमस्कार। ग्रैंड हेडलाइन में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे का ये विशेष कार्यक्रम जिसमें हम अखबारों पर छपी सुर्खियों पर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो मुद्दे, जो समाचार अखबारों में या टीवी चैनलों में तैर रहे हैं, जो बिल्कुल मौजूदा स्थिति में जिनकी चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कोरबा के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आपके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हमारे साथ होते हैं एक विशेष मेहमान। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सहज, सरल और व्यवहार के बेहद धनी और भारतीय जनता पार्टी के से कोरबा के बहुत तेजी से उभरते हुए सितारे हितानंद अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करूं उसके पहले आइए नजर डालते हैं अखबारों की सुर्खियों पर। सबसे पहले लेते हैं एक अखबार की सुर्खी, चुनावी घमासान, खड़के भूपेश ने भरी हुंकार, शाह नड्डा ने किया मंथन। दोनों कल वो भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, नड्डा जी भी आए थे, उसके बाद फिर खड़के जी भी आए थे। मतलब इन लोगों का आना जाना शुरू है, सब अपना राजनीतिक मंथन में लगे हुए। एक खबर ये है, खड़के बोले 5 साल में हमने इतना किया कि भाजपाई भी हैरान। शाह नड्डा ने ली 5 घंटे मैराथन बैठक, प्रत्याशियों के नाम फाइनल। अभी तक जहां नाम फाइनल नहीं हो पाए वो फाइनल हो गए ऐसा लगता है, लेकिन बाकी तो फाइनल वहाँ होंगे। इस पर भी हम करेंगे चर्चा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आत्मा की परमात्मा से पहचान कराकर मिलती है सुख शांति। इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन जारी, जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम। मणिपुर में नहीं थमी हिंसा, डीसी दफ्तर में तोड़फोड़, 2 वाहन फूके। मणिपुर का मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, ये अभी तक थमा नहीं है, लेकिन अब सुनने में आया है कि मोदी जी ने एक कड़ा एक्शन ले लिया है। अब उधर सेना का डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की कल बिलासपुर में आम सभा। अब कारपेंटर बने राहुल गांधी। कोटा में एक और छात्र ने कर ली खुदकुशी, अब तक 27 ने दे दी जान। ये है एक अखबार की सुर्खी। अब चलिए आते हैं दूसरे अखबार पर। इस अखबार ने भी हेडलाइन लगाई है, सहमति से संबंध की उम्र 18 ही रहे, रिश्ते की मियाद अतीत देखने की सिफारिश। विधानसभा चुनाव में वीडियोग्राफी के लिए आयोग की रोचक शर्त, वीडियो शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया कि वीडियो शूट करने वाले राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों से नहीं ले सकेंगे खाना, नाश्ता, चाय। अक्सर ये व्यवहारिक होता है कि हमारे साथ जो मेहनत कर रहा है उसको प्यास लगी हो कि भूख लगी, वो दे देते थे या ले लेते थे वो लोग, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है। और एक खबर और है, महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक पद्म विभूषण MS स्वामीनाथन का निधन। देश को अन्नपूर्णा बनाने के लिए मेडिकल और सिविल सेवा छोड़ी। एक लक्ष्य था, कोई भूखा न सोए, इसे पूरा भी किया जाएगा। हम चर्चा पे आए और उसके पहले एक दुखद भरी न्यूज़ जो अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया हितानंद जी। देश को अन्नपूर्ण बनाने के लिए मेडिकल और सिविल सेवा के छोड़ दिया और एक लक्ष्य था, कोई भूखा ना सोए, इसे पूरा किया जाए। महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक पद्म विभूषण स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। यह हमारे देश के लिए बहुत क्षति है। ग्रैंड न्यूज़ भी अपनी संवेदना प्रकट करता है इस महान व्यक्ति के लिए। चाहे इन स्वामीनाथन जी की बात करें हितानंद जी, या फिर चंद्रयान के वैज्ञानिकों की बात करें जिनकी सफलता ने देश का सर ऊंचा किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। और भारत का मेरा ख्याल है
हर एक व्यक्ति इसको सराह रहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी कौम, किसी भी मजहब या किसी का भी हो, जिसमें देशभक्ति है वो इसको सराह रहा है। वही हाल इनका भी था। इनके बारे में आपका टेक चाहूँगा कि इन्होंने ये शर्त, मतलब ये जब सिविल सेवा में थे, बंगाल में अकाल पड़ा था, तब इन्होंने ये जो हालात थे उस वक्त, तब इन्होंने ये सोचा था मुझे देश की ज़रूरत है, और उन्होंने फिर वैज्ञानिक विधियां लाई और तमाम वो सब चीज़ें कृषि के क्षेत्र में किया और आखिर देश को आत्मनिर्भर बना। बिल्कुल, हमारे देश के लिए और इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। पद्म विभूषण से और इन्हें पुरस्कृत किया गया ऐसे और श्रद्धेय स्वामीनाथन जी, जिन्होंने हरित क्रांति का एक नींव डाला और देश में हरित क्रांति के अभियान को बहुत तेज किया ऐसे और महान। और हमारा देश तो शुरू से हमारा नारा ही रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और वैज्ञानिकों का हम लोग हमेशा आदर सम्मान करते आए हैं। हमारे देश को ऊपर उठाने में इनका अहम योगदान है। लगभग 94-95 वर्ष की आयु इनकी थी और ये दिवंगत हुए। भगवान से प्रार्थना है कि इनको श्री चरणों पे स्थान दे और पूरा देश आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता है ऐसे महान वैज्ञानिक को। और चाहे अभी आपने कहा कि चंद्रयान को उतारने में दक्षिण उस ध्रुव पे वैज्ञानिकों ने महान यानी विश्व पटल पे हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया, बहुत तो लोहा माना। तो हमारे देश के वैज्ञानिक और उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे विज्ञान के ज्ञाता हैं और हमारे देश को निरंतर विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी भूमिका श्रद्धेय स्वामीनाथन जी की देश हमेशा इनको याद करेगा। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि अगर देश आज जो अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। आइए बातें राष्ट्रीय खबरों में। और राष्ट्रीय खबरों में आप जानते हैं हितानंद जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उसके भी चर्चा करेंगे। हितानंद जी कल खड़गे जी भी आए कांग्रेस की तरफ से जी। इधर आपके अमित शाह जी आए, नड्डा जी आए। लगातार अमित शाह जी का आना, नड्डा जी का आना, इसको क्या माना जाए कि ये सिर्फ जो टिकट फाइनल होना है उसके लिए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं या रूठों को मनाने आ रहे हैं, या फिर ये जो प्रदेश की राजनीति है उसको में एक बैलेंस बनाने आ रहे हैं। मैं आपका टेक चाहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी का कल प्रवास हुआ और रायपुर प्रदेश कार्यालय में मंथन चला। स्वाभाविक है, हर राजनीतिक पार्टी और कोर कमेटी के साथ बैठ के चुनावी समय है, टिकट का वितरण करना है और भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छा किया कि एक प्रथम लिस्ट उन्होंने जो 21-22 प्रत्याशियों की जारी कर दी एक महीना पहले। अब सेकंड लिस्ट जारी होना है, 69-68 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी है, जिसको लेके स्वाभाविक है मंथन हर पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और दूसरा विषय उनका ये भी था कि परसों 30 तारीख को जो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आ रहे हैं, तो उनकी सभा की तैयारी के लिए भी वो चर्चा परिचर्चा किए। तो ये एक पार्टी का अंदरूनी एक विषय है कि सबके साथ बैठ के कहाँ से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन जीतने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन योग्य हो सकते हैं, तो इस पे चर्चा करके और कल दिन भर 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 10 बजे तक और ये मैराथन मीटिंग चली। तो स्वाभाविक है और इसमें अच्छे प्रत्याशी सामने भारतीय जनता पार्टी लाएगी और इसीलिए इतना मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र का पालन करती है कि पूरे गहराई से सब कार्यकर्ताओं की बातों को भी सुनती है, सारे सर्वों को भी देखती है, आम जनमानस के भी विजन को देखती है कि कौन प्रत्याशी सही हो सकता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों की तरह और यानी आप पैसे दे के टिकट ले आओ या इस प्रकार की यहाँ पे और चलन नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो इस कारण सब लोग बैठ के, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सब बैठ के और मंथन करके एक सही प्रत्याशी को मैदान में उतारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी मंथन करते हैं।
लेकिन हितानंद जी, एक बात तो तय है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब चुनावी समय आता है तो फिर एक नहीं कई दावेदार हो जाते हैं, बहुत से दावेदार हो जाते हैं, कोई रूठते हैं, किसी को मनाना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो अमित शाह जी आए, नड्डा जी आए, स्वाभाविक है ये देश के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और वो छत्तीसगढ़ आना, तो ये मान लिया जाए कि अब पार्टी के प्रत्याशियों की सूची लगभग तय हो चुकी है, अब उसकी घोषणा बस बाकी है। हाँ, ये मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से और कल की बैठक चली, चूँकि अब हम लोग तो बहुत छोटे नेता हैं, लेकिन ये छन के आ रहा है कि कल की बैठक में लगभग चीज़ें तय हो चुकी है। हो सकता है कुछ सीटों पे उन्होंने और विचार करने के लिए समय रखा होगा, अलग चीज़ है, लेकिन लगभग सीटों को और कल की बैठक में तय कर लिए होंगे, ऐसा अनुमान है। और शायद जल्दी ही प्रत्याशियों की सूची जारी भी हो जाएगी। हो सकता है, संभावना तो कई हमारे बड़े नेता ये भी बोल रहे हैं कि आज एक सूची आ सकती है। सूची आने के उपरांत जितने भी प्रत्याशी हैं कल और यशस्वी मोदी जी के साथ मंच साझा भी कर सकते हैं, वहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी कर सकते हैं वो प्रत्याशी, तो हो सकता है। बाकी अब ये सब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। अब हम लोग जो सुन के जानकारी प्राप्त होती है वो है कि लगभग तय हो चुके हैं प्रत्याशियों की सूची। राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है, जो कल चर्चा चल रही थी नड्डा जी और अमित शाह जी के आने के बाद, कि प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि इसमें घोषणा कर दी जाए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो तो प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जैसे इसके पहले भी आदरणीय मोदी जी का जब रायगढ़ में सभा थी, उसके पहले एमपी में सभा थी, तो एमपी में जब सभा थी तो उसी दिन आदरणीय मोदी जी वहाँ पे और प्रत्याशियों की सेकंड सूची जारी करके गए थे। तो ये भी संभावना है कि हो सकता है मोदी जी के आने के बाद और उनके सहमति के बाद घोषित की जाए, या हो सकता है आज घोषित करके और प्रत्याशियों को कल मौका दिया जाए कि मंच में वो आदरणीय मोदी जी का स्वागत कर सकें। तो दोनों बात है, अब संभावना है, देखिए क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल है, वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन हितानंद अग्रवाल जी से बहुत मन कर रहा है कि क्या क्या पूछ लूं और क्या क्या वो बता दूं। एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न मैं लेता हूं हितानंद अग्रवाल जी से कि हितानंद जी, आप ये बताइए कि मैं आपसे एक टेक चाहूँगा, मैं मतलब इसको, ये काफ़ी चर्चा में है, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जो केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, 7 मंत्रियों को उतारा गया है, इसको ही प्रयोग कहें, मोदी जी का एक नया प्रयोग करें, और उसमें फिर जो टिकट के और दावेदार थे वो भी नाराज हैं, निकल के आ रहे हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी आ गए कि मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं था। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर रही है वहाँ पर मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी, मैं सोहेल भैया पहले आपको बताया कि अगर सारे पार्टियों को आप राजनीतिक दल को देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने से और लोकतांत्रिक सिस्टम से चलती है। यहाँ पे कोई भी, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सबसे पहले वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और जो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय कर दिए कि भाई प्रत्याशी ये होंगे, तो भले आपने टिकट की मांग की हो चाहे ना की हो, वो सेकंड विषय है, लेकिन कार्यकर्ता के नाते आपको अगर टिकट दिया गया है तो उसको पालन करना पड़ेगा। और ये सौभाग्य है, केंद्रीय मंत्रियों का भी ये सौभाग्य है कि अगर पार्टी उनको योग्य समझी कि उक्त विधानसभा से आपको लड़ना है, तो सहर्ष और लगभग सारे मंत्रियों ने ये स्वीकार किया कि हम जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, एक कार्यकर्ता के नाते हम वो करेंगे और अपने क्षेत्र में लड़ेंगे और विधानसभा सीट जीत के भाजपा की झोली में देंगे। तो ये एक अच्छा है, और प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में ही ये प्रयोग हो सकता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे हमारे प्रदेश के अरुण साहू जी को ही देख लीजिए, सहज सरल आदमी, सिंपल से आदमी,
और वो सांसद भी बने और प्रदेश अध्यक्ष भी बने। जी। और यहाँ पे आप पिछला भी लोकसभा चुनाव आप देखे हैं, 11 सीट है छत्तीसगढ़ में, 11 के 11 और सांसद प्रत्याशियों को उन्होंने रिपीट नहीं किया और सब नए चेहरे दे दिए। तो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक दृष्टि से करती है और यहाँ किसी भी प्रकार का और यहाँ पे अप्रोच या प्रलोभन ये सब चलता नहीं। और जो केंद्रीय नेतृत्व आपस में तय कर देगी, जो केंद्रीय बॉडी बैठ के, जो हमारे शीर्षस्थ नेता बैठ के तय करेंगे, उसको हर व्यक्ति मानता है। और हमारे में मैं भी आज नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने को कार्यकर्ता मानता हूँ। तो ये हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे विचार है, अच्छा सिस्टम है। तो मैं नहीं समझता कि कोई नाराज है और ये स्वाभाविक है। बड़ी पार्टी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो स्वाभाविक है वहाँ पे कार्यकर्ता भी अधिक हैं, जनसेवक भी अधिक हैं। तो आज 10 लोग अगर टिकट की रेस में हैं, एक को मिलता है, तो स्वाभाविक है कि 9 लोगों को कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन टिकट घोषणा के उपरांत और वो मुख्य धारा में लग के भारतीय जनता पार्टी ने जिसे तय किया है उसे जिताने में लग जाते हैं। इसमें कोई मत नहीं। हितानंद जी बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाजपा से जुड़े हैं, उभरते हुए सितारे हैं, तो नेचुरली नबी तुली बात करेंगे। लेकिन मैं तो पूछूंगा, एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि उनका क्या होगा जो टिकट के लिए बैठे हुए थे और सांसद को विधायक के लिए उतार दिया। फिर क्या, जब संसदीय चुनाव होंगे तो फिर उनका क्या होगा? बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं। तो इसमें जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण, उनका कहना कि इसमें भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। नहीं, नुकसान भी है। जैसे जो सांसद के प्रत्याशी थे, आपने कहा, उनको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिए। अब जो विधानसभा के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, तो भाजपा ये भी प्रयोग कर सकती है कि जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको सांसद का प्रत्याशी बना दे। तो ये भाजपा प्रयोग और भारतीय जनता पार्टी, डिमोशन हो गया ना? डिमोशन प्रमोशन नहीं होता हमारे यहाँ। एक है कि मैं आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी का हर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वह एक वार्ड पार्षद हो, सब पहले एक कार्यकर्ता हैं, अपने आप को सब कोई, और संघ की शाखा में सब निकले हुए लोग हैं, सब स्वयं सेवक हैं और अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं। तो सबसे, हमारे लिए सबसे बड़ा पोस्ट है कार्यकर्ता होना। तो इसमें पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सबके लिए सर्वोपरि है। और जो विधानसभा में प्रत्याशी बनने के इच्छुक थे, आगे कई चीज़ें रहती है। पार्टी बोलती है कि भाई आपको इस बार मौका नहीं मिला, अगले बार मौका मिलेगा, आपको संगठन में काम करना है, आपको सेवा करना है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो भी और टिकट के और दावेदार हैं, कभी भी वो लाभ की दृष्टि से दावेदारी नहीं करते। जी। उनका एक ही उद्देश्य है, सेवा कार्य करना। तो आपको इस बार सेवा का मौका नहीं मिला तो अगले बार निश्चित सेवा का मौका मिलेगा। जो आपके ऊपर के अधिकारी या नेता हैं वो निश्चित ही आपकी कार्यशैली पे नजर रखते हैं और आपको योग्य अवसर जब आएगा तब आपको निश्चित ही मौका मिलेगा। ये अब वो तो स्वाभाविक है कि भाई एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो 10 दावेदार हैं, ये भी स्वाभाविक है। तो 9 को तो यहाँ इसी प्रकार का है कि भाई खेल में 10 टीम लड़ रही हैं तो एक टीम विजयी होगी। लेकिन हम खेल भाव से ही रहते हैं सारे प्रत्याशी, और सबको मिलके चलना है और हमारी टीम जीते, ये सबका मूल उद्देश्य है। जी बिल्कुल। लेकिन जो पहली लिस्ट निकली उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। अब वो तो मध्य प्रदेश के और मुख्यमंत्री हैं और जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है और सब लोग मान भी रहे हैं, तो उनकी टिकट सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में जो भी है, केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। अब वो जो तय करेंगे वो तो आने वाले समय पे पता चल ही जाएगा। जी। और एक छोटा सा विषय और आपसे लूँगा, राजस्थान से। जी। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी जो है वो नाराज चल रही थी, ऐसा लोगों का मानना था, अखबारों में आ रहा था, टीवी अपना अपना विश्लेषण करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन नाराज चल रही हैं ये कहा था। लेकिन अभी जब वहाँ पे ये परसों की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब नड्डा जी, अमित शाह जी सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो मुस्कुराती हुई नजर आई। और जब उनको केंद्रीय उसमें ले जाया जा रहा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया
प्रधानमंत्री के सामने कि मैं राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, मतलब मैं लड़ूंगी। आपको क्या लग रहा कि वसुंधरा राजे जी को हाशिए पर रख के चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उनको शामिल कर लिया जाएगा या सब ठीक कर लेगी? राजस्थान के बारे में एक टेक। भाई आदरणीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, भाजपा की कद्दावर नेता रही हैं, और पुराने नेता हो, नए नेता हो, नया प्रदेश नेतृत्व है, सबको मिलजुल के, और केंद्रीय नेतृत्व चल रही है और सबको मिल के चुनाव लड़ना है। और स्वाभाविक है, हर नेता अपनी इच्छा अपने ऊपर वाले नेताओं को बताता है कि भाई ठीक है, हमको अभी और प्रदेश में राजनीति करना है और प्रदेश की चुनावी स्थिति के साथ अभी चलना है। और चूंकि स्वाभाविक है, उनका अभी राजस्थान का चुनाव है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अनुभव है, सारे क्षेत्र में उनका दौरा होते रहा है, तो वो अभी राजस्थान के चुनाव के समय में उनकी अहम भूमिका रहेगी। और राजस्थान के चुनाव में उनको किनारे नहीं किया जा सकता, साथ में लेके ही चला जाएगा। और नए नेता, पुराने नेता सब बैठ के आपस में तय करके, और जो भी राजस्थान के चुनाव के दृष्टि से वहाँ योजना बनाएंगे, उसमें उनकी अहम भूमिका रहेगी, निश्चित रहेगी। तो इस बार 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, कितने राज्य आप जीत रहे हैं? हम तो 5 के 5 राज्य जीत रहे हैं, क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में लोग करप्शन, भ्रष्टाचार से परेशान हैं और निश्चित ही बदलाव चाह रहे हैं, वादा खिलाफी से परेशान है। 36 वादा गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने जो कसम खाई, एक भी वादा पूरे नहीं किए, ना शराबबंदी हुई, ना बेरोजगारी भत्ता मिला। यहाँ पे तरह तरह की परेशानी है। हम बात करें कोरबा की, तो कोरबा में ही बैठे हैं चारों साइड यहाँ पे, और राखड़ से परेशान है। बिल्कुल, तो आज हम छत्तीसगढ़ निश्चित ही जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का पूरा फोकस है और हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का इतना अच्छा और वो रहा है, उनके द्वारा जो बहनों को साथ में लेके, आज वो फेमस है मामा जी के नाम पे। तो आज मध्य प्रदेश हम निश्चित जीत रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से वहाँ और गहलोत जी का एक रहा है, लोग असंतुष्ट हो गए हैं, वहाँ पे परिवर्तन चाह रहे हैं। तो 5 स्टेट हम जीतेंगे सोहेल भैया, और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। एक बात तो तय है कि हितानंद जी जो कोरबा की राजनीति में उभर रहे हैं, उभरते हुए सितारे हैं, और इनकी बातों से लगता है ये राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, जिस तरह का सदा जवाब वो दे रहे हैं। बहरहाल विषय को थोड़ा सा बदलते हैं। इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन जारी, मणिपुर में हिंसा नहीं थम रही है। एक हमारा प्रदेश जल रहा है और उस पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रही है कांग्रेस। मोदी जी भी उस पर बयान नहीं दे रहे हैं, हालांकि वहाँ काम किया जा रहा है, वहाँ पे सक्रिय है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंसा नहीं थम पा रही है। आखिर इतना देर क्यों, उसको इस हाल पे क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, मणिपुर के हिंसा के लिए और निरंतर मैं तो पेपर पढ़ रहा हूँ, टीवी में भी देख रहा हूँ, और केंद्रीय नेतृत्व और उसमें पूरा एक्शन ले रहे हैं। यानी सेना को भी डिप्यूट वहाँ पे कर दिया गया है। और मणिपुर की जो घटना है, आपको पता है, ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है। ये वहाँ पे और जो ट्राइबल क्षेत्र के आरक्षण की मांगों को लेके आपस में 2 वर्गों में जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो ये समस्या जो है, और जब तक जन जागरण नहीं होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सबको और साथ में लेके और इसको विराम देना पड़ेगा। और बाकी केंद्रीय नेतृत्व पूरी उसमें सजग है, सेना को डिप्लॉयड कर दिया गया है, और वहाँ पे जैसे अभी बीच में काफ़ी कंट्रोल हो गया था, आप देखेंगे जी, बहुत कंट्रोल हुआ, लगभग 3 महीना 4 महीना कंट्रोल था मणिपुर की घटना। लेकिन अभी ये जो इसको भड़काने वाले भी लोग रहते हैं। अच्छा। वो जो आग में घी डालने का काम करते हैं, उनसे बचना पड़ेगा। और वहाँ पे सुनने में भी आया कि वहाँ पे जो ड्रगिस्ट लोग हैं, आसपास के जो दूसरे देशों से वहाँ ड्रग का केंद्र बन गया है, उन लोग भी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी के ध्यान में तो ये है, न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से पूरा पता चल रहा है कि वो लगातार और उस पे ध्यान रखे हुए हैं, और जल्दी ही ये हिंसक घटनाएं बंद होगी। जी बिल्कुल ठीक है, हिंसक घटनाएं बंद होंगी। एक्चुअली में
मणिपुर में ये अभी जो फिर से हिंसा अभी थोड़ा सा थमी थी, मोदी जी ने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि मणिपुर में अभी स्थिति शांत है, लेकिन उसके बाद जब इंटरनेट में एक युवक और युवती की लाश वायरल हुई, उसके बाद फिर सीएम निवास पे जो हमला हुआ, उसके बाद फिर स्थिति और बिगड़ गई है। तब शायद ये माना जा रहा है, ये सुन रहे हैं कि अब निर्णय लिया गया है कि वहाँ पे जो सेना लगी हुई है, अब उन सब को हटा करके एक मिलिट्री पूरी वहाँ पे डिप्लॉयड की जाएगी, जिससे किसी को शिकायत भी नहीं रहेगी और ये होगी। लेकिन मणिपुर में हिंसा रुकनी चाहिए, ये बिल्कुल हकीकत है, हमारा हिस्सा है, हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारा अंग है और इस पे जरूरी है। एक और बात पे आऊँगा भैया, राष्ट्रीय जो खबरें हैं उसको ख़त्म करूं, लेकिन ये मुद्दा तो है हमारे, मेरा ख्याल है देश का हर एक व्यक्ति जो देश प्रेमी है, जो अपने देश में रहता है, देश से प्यार करता है, देश में रोजगार करता है, देश में खाता है, पहनता है, देश की करता है, उसको इसकी चिंता होनी चाहिए। हमारे देश में आपसी कुछ भी हो, लेकिन किसी दूसरे देश को हम इजाज़त कभी नहीं देंगे कि हमारे देश में दखलंदाजी करें। मेरा आशा है जस्टिन ट्रूडो से, कनाडा से, कनाडा ने जो अभी निज्जर को लेकर के जो बयान दिया था, वो तो खैर बिल्कुल उसको नकार दिया गया सिरे से, और हम भी उसकी, जब वो कौन होता है बिना सबूत के कुछ भी बोलने के, सीधा सीधा आप आतंकवादियों को या खालिस्तानी आतंकवादियों को आप समर्थन कर रहे हैं, हम इसको कभी भारत की जनता इसको कभी कबूल नहीं करेगी। उसके बाद अब जब से इन्होंने भारत के, हालांकि जयशंकर जी ने भी उनको बहुत तगड़ा जवाब दे दिया, यूनाइटेड नेशन के उस फोरम पे भी दे दिया, उसके बाद बांग्लादेश ने भी उनको आड़े हाथों लिया। अब उसके बाद वहाँ पे जब से भारत के ऊपर उन्होंने हमला किया है, हितू भैया उनके कनाडा में जैसे पनौती लग गई, उसके बाद उनका पतन शुरू हो गया। लगभग एक मतलब जेनोसाइड जिन्होंने यहूदियों का किया था, उसको संसद में सम्मान किया गया, और उसके बाद फिर अब बांग्लादेश ने भी उनके खिलाफ बयान दे दिया है, और अब फिर एक उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय हैकरों ने कनाडा की वेबसाइट को हैक किया है। क्या कहेंगे ऐसों को जो दूसरे, अपना देश तो संभाल नहीं पाते, दूसरे देशों में दखल करते हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं और इसका हमारे देश में पूरा विरोध हो रहा है, और हमारे पीएमओ के द्वारा भी, और इसका विरोध तगड़े शब्दों में जयशंकर जी ने रखा है। और कनाडा का कहीं कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे अंदरूनी मामले में कहीं कुछ बात करे या बोले। आज जिस प्रकार से आतंकवादियों को वो संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कनाडा के जो जनप्रतिनिधि है वो दूसरे देशों से, हो सकता है पाकिस्तान, हो सकता है चीन से कहीं ना कहीं कुछ पोषित हो, जिसके कारण और उकसाने का भी काम कर रहे हैं। और उनका कोई हक नहीं है कि आज हमारे देश के, हम सक्षम हैं और यहाँ पे हमारा देश, भारत देश, यहाँ पे एक एक लोग और देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, और हमारे भारतवासी इसे जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, ये भारत माँ मानते हैं। तो हमारे लिए और वो कनाडा या अन्य देशों को हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम, खालिस्तानियों को सबक सिखाने का काम, ये हमारे देश और अपने स्तर पे कर रहा है। और अगर कनाडा इस प्रकार से करते रहा, उनके और प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का इस प्रकार से गलत बयान आएगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जरूरत ही नहीं बिल्कुल। और नहीं, अगर आरोप भी लगाए तो उसका कोई बेस, आधार नहीं है, निराधार, फाउंडेशन नहीं है, जबरदस्ती का केवल ये वहाँ पे लोगों के को गुमराह करने का काम हो रहा है। वोट की राजनीति, उनकी हालत खराब है। अभी वो वहाँ के जो सिख कम्युनिटी है, अपने मुद्दों को वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए तो वो आरोपी है, हमारे लिए तो मर्डरिस्ट है, हमारे लिए तो वो है। हमने कई बार मांग किया, लेकिन उसको दरकिनार किया गया। मुझे लगता है कि कनाडा का पतन शुरू हो रहा है, और भारत पे हाथ रखने वालों का क्या हाल होता है, इसका उदाहरण हमारे पड़ोसी देश में लीजिए। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, दाने दाने के लिए मोहताज है। और मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह से कश्मीर में दखल दे रहा है,
अब पाकिस्तान को भी लगता है वहां पे भी मोदी मोदी के हाँ, नारे नारे लग रहे हैं। और धारा 370 के बाद तो आज जी। आप देखिए वहाँ पे अमन चैन कश्मीर में किस प्रकार से टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ पे डेवलप हो रहा जी। है। और अब तो हम बात करने लग गए हैं पीओके का, जी। कि जो पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमको और कश्मीर में शामिल कर लो, भारत में शामिल कर लो। जी, इस बिल्कुल। प्रकार के अब वर्षन आने चालू हो गए हैं। और भारत को अब चाहिए कि पीओके में जो भारत का हिस्सा है उसे भी हम वापस लें। इस प्रकार से अब कोशिश बल्कि जी, अमित शाह जी ने तो संसद में बोला था पीओके हमारा, हाँ। एक्साइज चीन हमारा। बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नजर आए थे अमित शाह जी, और इसमें कोई दो मत नहीं, पीओके हमारा है। वो तो हमने कहना वो तो चाहिए कि पुरानी सही गलती रही, जो जी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनकी गलती रही। अब वो राजनीतिक बात हो जाएगी कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जब सेना और घुस चुकी थी, जी, हम जी, जी। पूरा पीओके ले चुके थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे, तब सेना को वापस बुलवा लिया गया और वो पीओके यानी ये तो अलग लाइन खींच दी गई। तो ये हमारे जो पूर्व के नेतृत्व रहा है, ये उनकी कमी के कारण ये पीओके और कश्मीर के मुद्दे को आज भारत भुगत रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक कर रहे हैं। 370 के बाद हमारा जो कश्मीर था सुरक्षित हो गया। अब जो बाकी कश्मीर का हिस्सा है उसे लाने के तरफ अब इनका मंथन चल रहा है। और कश्मीर में जो लोग बोल रहे थे कि एक 370 हटने के बाद ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कश्मीर तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। और मैं तो भारत आज की स्थिति में इस तरह से है कि वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। और मेरा तो मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद हुआ था। हमने लीज पे तुमको जमीन दिया था, अब वापस दे दो, वापस अब हो गया तुम्हारा काम। एक हाथ हमने काट के दे दिया, हम ही को आंख दिखा रहे हैं, हमारी देश में तुम इस तरह से कर नहीं कर रहे। और उसका ईश्वर उसको दे रहा, कंगाल हो चुका, वहां की स्थिति बहुत खराब है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो स्वाभाविक है कि कैनेडियन प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से भी सीख लेना चाहिए। और भारत से पंगा लेना तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उनको सौंपे और थोड़ा सा दिमाग से इस बात को सोचे। चलिए अब आते हैं स्थानीय समाचारों पर, कोरबा समाचारों पर, क्योंकि हितानंद अग्रवाल जी कोरबा की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे लेते हैं, उनसे इसमें टेक लेंगे हम, और हम चाहेंगे कि वो बताएं। पहली खबर एक अखबार ने छापी है, गणेश विसर्जन के जुलूस में चाकूबाजी, एक की मौत एक घायल। गणेश विसर्जन के समय एक बहुत ही दुखद समाचार आया था, उस ये खबर है। SCCL की जमीन से हटेगा बेजा कब्जा, चक्का जाम आंदोलन स्थगित, दिसंबर माह तक करा सकेंगे KYC, आधार कार्ड में नाम नंबर गलत तो नहीं मिलेगा राशन। दूसरी तरफ इसी अखबार ने जो जगह दी है वो है गेवरा रोड नहीं, कोरबा तक आएगी शिवनाथ। चले गए क्षेत्र के यात्री, ये तो बहुत दिनों से मामला उठ रहा है और आप लोग भी इसमें शामिल होते रहे हैं बराबर, इस पर ही बात करेंगे। ईद मिलादुन नबी पर मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस, और भगत सिंह के विचारों का फैलाने निकाली गई रैली। चंदा समाज के तीज मिलन में महिलाओं ने खेल स्पर्धाओं में दिखाई अपनी प्रतिभा। स्टेडियम में देर रात तक चला जगराता, गीत सुन जुमेलो। अब ये माहौल आ गया, पूरा धार्मिक में वातावरण हो चुका है। अब तो दुर्गा पूजा से पहले कर्मियों को मिलेगा बोनस, ये एक अखबार की खबर। दूसरे अखबार पे आते हैं, जिले में डेंगू ने पसारा पैर, अब तक 26 मामले आए सामने। ये थोड़ा संवेदनशील गंभीर खबर है जिसको हेडलाइन बनाई है अखबार ने। कोड़िया कैनाल में वही खबर, विसर्जन के दौरान दो गुटों में जो हुआ, कोयला कर्मियों के वेतन वृद्धि भुगतान का रास्ता निकालने में जुटा प्रबंधन। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर निकाली रैली, इस पे भी हम आपसे टेक करेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। एक घटना हुई थी कल जो हमारे ग्रैंड न्यूज़ ने भी दिखाया था, अखबारों में भी छपी है। ट्रेजरी में मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने लिया संज्ञान। BO के कारनामे से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच में भी आरोप पाए गए सही।
ये है कोरबा की हेडलाइन। इस पे आऊँ उसके पहले मैं एक ऐसा मामला आपसे सामने छेड़ना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 32 में जो पार्षद भूख हड़ताल पर बैठ गए उसमें आप लोगों ने भी समर्थन दिया है। अगर आप इसको राजनीतिक स्थिति से दूर करें, राजनीतिक स्थिति से ना देखें, चुनावी नज़रिए से ना देखें, तो एक्चुअली में ये तो होता है कि गलत तो हो रहा है। एक परिवार में सबको अलग अलग नज़रों से नहीं देखना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? वार्ड क्रमांक 32 के पार्षद हमारे अजय गौड़ जी और 2 दिन तक लगातार भूख हड़ताल में बैठे रहे। स्वाभाविक है, आज नगर निगम के इस कार्यकाल का 4 वर्ष का समय बीत चुका है और 4 वर्षों में वार्डों में अगर विकास कार्य नहीं हो रहा है, नगर निगम का गठन किया गया मूलभूत सुविधाओं के लिए कि आज जगह जगह आपकी सीसी की रोड बन जाए, नालियाँ बन जाए, सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए, 24 घंटे घर में पानी आए, स्ट्रीट लाइट लग जाए, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इन मांगों को लेके और इस सोच को लेके और नगर निगम का गठन किया गया मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन 4 वर्ष बीत गया है, वार्ड नंबर 32 समेत पूरे 67 वार्ड में आज विकास कार्य बिल्कुल विलुप्त तो हो चुका है। आज हमारे कोरबा नगर निगम में फंड की कमी नहीं है भैया। आज कोरबा नगर निगम में आज यहाँ पे डीएमएफ से लगभग निगम को 150-200 करोड़ रुपए मिलता है। सीएसआर से कोरबा नगर निगम को 150-200 करोड़ रुपए मिलता है। संपत्ति कर काफ़ी हमारे कोरबा में आती है। कोरबा ही नगर निगम पूरे प्रदेश के 14 नगर निगमों में कोरबा नगर निगम ऐसा प्रथम नगर निगम है जो अपने आप में सक्षम नगर निगम है। आज 800 करोड़ रुपए का हम बजट पेश करते हैं, लेकिन धरातल में अगर काम नहीं दिखेगा, आज जनप्रतिनिधि है, जनता उसे जिता के भेज रही है क्योंकि वार्ड का विकास आपको करना है। लेकिन वार्ड का विकास कार्य अगर पार्षद चाह रहा है, बार बार प्रस्ताव दे रहा है, मांग पत्र दे रहा है, धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, उसके उपरांत भी अगर नगर निगम में बैठी सरकार यानी शासन यानी महापौर, आज ऑटोनोमस बॉडी है, कोरबा नगर निगम स्वतंत्र संस्था है जिसपे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, लेकिन उसके उपरांत भी महापौर सोए हुए हैं, तो आज पार्षद क्या करेगा? आज उसको जनता को जवाब देना है, जनता के बीच जाना है, तो उसे अंततः भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। अगर उसे जनता के सुख दुख के प्रति वो संवेदनशील है तो उसे ये कदम उठाना पड़ेगा और मजबूरी के कारण उसने ये कदम उठाया। नहीं तो 4 साल से शांत है, चुनाव आने के बाद ही क्यों? नहीं, चुनाव का विषय इसमें नहीं है। चुनाव तो विधानसभा का चुनाव है और अभी चुनाव को भी 2 महीने का समय है और इसके लिए ये आज की प्रक्रिया नहीं है। 2 महीना पहले और जोन कार्यालय का घेराव किए थे पार्षद, वार्ड 32 के थे, हम लोग भी सब थे, नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं था और हमारे अन्य भाजपा समर्थित पार्षद थे और पदाधिकारी थे। जोन कार्यालय का घेराव 2 महीना पहले किया गया। जोन कार्यालय में जोन कमिश्नर के द्वारा और लिखित में आश्वासन दिया गया कि आपके इन जायज मांगों पे हम 15 दिन के अंदर काम कर देंगे। लेकिन 15 दिन तक कोई प्रगति नहीं हुई, 1 महीने तक कोई प्रगति नहीं हुई। उस लेटर पत्राचार को फॉलो करते रहे, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो अंततः फिर भूख हड़ताल पे वहाँ पे बैठना पड़ा। और भूख हड़ताल में बैठने के उपरांत वहाँ पे फिर जोन कमिश्नर भी आए और उच्च अधिकारी M.K. वर्मा जी भी आए और जोन कमिश्नर भी आए और वहाँ पे फिर बैठ के ये समाधान निकला कि भाई आपका ये काम हम करेंगे। मतलब तो कामयाब हो गए, कामयाब यानी मैक्सिमम कामयाबी मिली, क्योंकि पूरे जो मांगे थी उसमें से आधी से ज़्यादा मांगों को उन्होंने माना और उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, दूसरा ये गुमराह करते हैं। आज नई कमिश्नर आई हुई हैं, नई कमिश्नर ने जब डाटा मांगा नीचे अधिकारियों से कि वार्ड क्रमांक 32 में आपके क्या क्या काम हुए हैं वो डाटा दीजिए, तो अगल बगल के वार्डों के कामों को समाहित करके उन्होंने झूठा डाटा दे दिया। तो वो डाटा पे भी जब हम लोग देखें तो स्वाभाविक है आक्रोश कि भाई हम यहाँ वार्ड नंबर 32 के विकास कार्य की बात कर रहे हैं और आप कमिश्नर हो या कलेक्टर हो उनको गुमराह कर रहे हैं कि अगल बगल के वार्डों के कामों को जोड़ के आप दिखा दे रहे हैं कि हमने 90 लाख का काम किया, कि हमने ये 5 करोड़ का काम किया, जबकि जो सरासर गलत था वहाँ सामूहिक रूप से माइक में सब लोगों ने माना कि हाँ ये गलत हो गया और अधिकारियों ने अपनी त्रुटि मानी।
तो इस प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहिए था। फिर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। और उस वार्ड का काम हो गया। सबको एक नज़र से देखना चाहिए, जब आदमी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, महापौर पूरे क्षेत्र का महापौर है, पूरे कोरबा नगर निगम के क्षेत्र का महापौर है। बहरहाल इसमें थोड़ी सी जो हितानंद जी बता रहे हैं कि वो मिली, कामयाबी मिली। भैया कल एक बहुत दुख भरा समाचार आया है। गणेश विसर्जन का माहौल था, आस्था का विषय था। आपके भी भगवान हैं, हमारे भी भगवान हैं, आप भी आस्था रखते हैं, हम भी आस्था रखते हैं। विसर्जन एक कहा जाए तो उसमें दो मामले होते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है कि करना पड़ता है, दूसरी बात ये बड़ा दुख का समय रहता है कि भगवान गणेश की हमने बैठ के पूजा अर्चना की और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया। एक तो ऐसे ही डूबे रहते हैं लोग उसमें, और कहा भी जाता है गणपति बब्बा मोरिया अगली बरस तू जल्दी। लेकिन इसमें जो हुआ, चाकूबाजी हुई 2 गुटों में, एक की मौत हो गई, ये वास्तव में नहीं होना चाहिए था। और क्या इसमें पुलिस ने, जो पूर्व में पुलिस ने जिस तरह से उसमें मीटिंग किया था, उन क्षेत्रों की जांच की थी जहां भारी तादाद में आके विसर्जन होते हैं, उनको कैसे सिक्योर करना, आप इसमें क्या मानते हैं और क्या कहने चाहेंगे उन युवकों को जिन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा काम किया, और या फिर स्वास्थ्य की कमी थी? आपका टेक चाहूँगा। बहुत ही दुखद खबर है भैया ये कोरबा क्षेत्र के लिए। और गणेश चतुर्थी से लेके लगातार गणेश उत्सव का माहौल पूरे क्षेत्र में बने रहता है। आपस में सब कोई उत्साह के साथ पूरे गणेश जी को बैठाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक होते हैं, और उसके पश्चात विसर्जन का दिन कल, और इस प्रकार से 2 गुटों में घटना घटित होना, और जिसमें एक बोहड़िया के हरीश नाम के युवक की मृत्यु हो जाना, एक भूपेन नाम का लड़का जो है वह घायल हो जाना, 100 बेड हॉस्पिटल में उनका उपचार चलना, और इस प्रकार की घटना, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप गहराई में आप जाइए, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं शराबबंदी की, नशा मुक्ति की, ये कहीं ना कहीं शराब और नशे के कारण ही आज के छोटे छोटे युवा, छोटे छोटे बच्चे आज नशे में लत हो जाते हैं, और वो डीजे में थिरकते हुए आपस में मदहोश हो जाते हैं। और ये पूरा मामला गहराई से, कारण क्यों, अगर आज हरीश की मृत्यु हुई है तो उसके पीछे कारण है शराब, जो हम प्रदेश में शराबबंदी की मांग करते आ रहे हैं लंबे समय से। आज शराब नशा ही ये कारण है कि नशे में आदमी भूल जाता है, अपनी मर्यादा भूल जाता है, आज वो धार्मिक भाव भूल जाता है, उत्साह भूल जाता है, और केवल एक घमंड, अगर उसको किसी गुट के लोगों ने कुछ बोल दिया तो आपस में वो इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, और 2 गुटों में इस प्रकार की घटना घटित होना, ये हमारे लिए शर्म है और कोरबा के लिए दुखद खबर है। और उस, आप सोचिए मृतक के परिवार पे क्या बीतती होगी कि जिस परिवार ने एक बच्चे को खोया। इसके पीछे कारण वही है। पुनः मैं कहूँगा कि ठीक है, ये तो गणेश उत्सव का पर्व था, लेकिन पीछे कारण शराब है, पीछे कारण नशा है, और शराबबंदी यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। आज शराबबंदी नहीं होने के कारण आज महिलाएं परेशान हैं, युवा लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, आर्थिक क्षति हो रही है, मानसिक क्षति हो रही है, स्वास्थ्य की क्षति हो रही है। तो इसके पीछे पूरे दोष अगर हम देना चाहेंगे, मैं राजनीतिक बात नहीं करता सोहेल भैया, लेकिन इसमें दोष है छत्तीसगढ़ शासन का, जिन्होंने शराबबंदी नहीं की और उसके कारण उस परिवार ने अपने उस हरीश नाम के युवक को खोया है। आपकी सरकार आएगी शराबबंदी करेंगे? बिल्कुल, शराबबंदी होना चाहिए। ये तो उच्च स्तर प्रदेश के नेतृत्व निर्णय करेगा, और जो घोषणा पत्र आएगा उसमें संभवतः शामिल भी होगा। और पूर्व में भी आप देखेंगे कि प्रदेश सरकार, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो शराबबंदी की तरफ अग्रसर हो गए थे और शराबबंदी होने वाली थी। लेकिन उसके पश्चात कांग्रेस की झूठी सरकार आई, और उसके उपरांत अभी तक शराबबंदी, अब तो घर घर शराब पहुंचने लग गई है। आज कोचियागिरी इतना ज़्यादा फैल गया है, आज स्वयं मुख्यमंत्री जी या कवासी लखमा जी ये कहने लग गए कि शराबबंदी हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हो रहा है प्रदेश में? आज तक इतने मामले, जहाँ भी जाता हूँ मुझे शराब दुकान खोलने के
पत्र मिलते हैं, बंद करने के नहीं मिलते, एक उनके बयान थे। वे आते हैं अगली खबर पर। ट्रेजरी में मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने लिया संज्ञान। बीओ के कारनामों से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच में भी आरोप पाए गए सही। ये जो हुआ है वहाँ पर ये मामला आया है, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। एक शिक्षिका के जो कि 6 महीने की छुट्टी पे थी, उसका भी जो घपलेबाजी हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज कोरबा हो चाहे पूरा प्रदेश हो, भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी आप देखिए कि 6 महीने छुट्टी में उसके पश्चात भी उसकी वेतन जा रही है। तो आज गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम और यहाँ पे हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आज पूरे इसी से जुड़ी हुई एक घटना पीएससी वाली अभी सामने आई थी, आपको जानकारी होगी कि पीएससी में जो सोनवानी जी हैं, आयोग के अध्यक्ष रहे, उन्हीं के परिवार से 7 लोग डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन गया। और उसके पश्चात जब हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, रामपुर क्षेत्र के विधायक और नंदकीराम जी ने हाई कोर्ट में लगाया पिटीशन, तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और रोक लगाया कि ये गलत, जांच भी बैठ गई और ये गलत हो रहा है। तो आप देखिए, जब पढ़ने वाले बच्चों के साथ यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो बहुत छोटी घटना है। खैर, इसमें तो जांच बैठ चुकी है और जांच बैठने के बाद क्या मामला सामने आता है, और इसको लेकर के तो बवाल तो मचा ही है। खासकर भारतीय जनता पार्टी तो इसने चुनावी मुद्दा बना लिया है। और ये जो हुआ है उस पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होता है। भी एक बार अब अंत में चलते चलते मैं ये आऊँगा कि कोरबा विधानसभा की सीट फाइनल हो जाती, भारतीय जनता पार्टी लखनलाल जी को दे देती है। बाकी 3 विधानसभा क्यों छोड़ दिया गया? कोरबा को पहले क्यों दे दिया गया? और स्थिति क्या है अभी उनकी? आपका आंकड़ा क्या बोलता है? कोरबा की सीट को पहले फाइनल किया गया इस कारण क्योंकि विगत 3 बार से यहाँ कांग्रेस जीत रही थी। पहले घोषित करने से प्रत्याशी को मौका मिलता है, समय मिलता है, वो तो ये सब पे लागू होता है, चारों विधानसभा? बिल्कुल होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक साथ आप 90 सीट की घोषणा नहीं कर सकते। आपने पहले 21-22 सीट, जो सीट आपको लग रही थी कि यहाँ पे हम 2 बार से हारे हैं, 3 बार से हारे हैं, उन सीटों को पहले डिसाइड कर दिए ताकि वहाँ पे प्रत्याशी घर घर पहुँच सके और संपर्क में लग जाए, अपनी योजनाओं को, अपने विज़न को वो लोगों तक पहुँचा सके। तो ये एक अच्छी सोच है, इसका लाभ निश्चित ही कोरबा को मिलेगा। और बाकी जिले की 3 विधानसभा है, वो 3 विधानसभा भी आने वाले जल्दी, आजकल में ही अपन चर्चा कर रहे थे, घोषित हो जाना चाहिए संभवतः। और आज की स्थिति अगर कोरबा की हम बात करें तो कोरबा में माननीय लखन देवांगन जी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यानी आज वो घोषणा पहले होने के कारण आज 1-1.25 महीने से लगातार संपर्क में है, लोगों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज वो लगभग 50 सीढ़ी आगे चल चुके हैं। और जो कांग्रेस ने तो अभी घोषणा भी नहीं की, लेकिन जो वर्तमान मंत्री हैं या विधायक हैं वो अपनी टिकट को पक्की मान के चल रहे हैं जी, लगभग। तो वो उनका देखिए पैटर्न, चुनाव का पैटर्न कांग्रेस का और भाजपा का आप कंपेयर करिए कि कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने 1 महीने में क्या किया। 1 महीने में वो साड़ी बांट रहे हैं, 1 महीने में वो बैग बांट रहे हैं, 1 महीने में वो पैसा बांट रहे हैं, तो सभी पार्टियां करती हैं, 1 महीने में वो मिठाई बांट रहे हैं। हितानंद जी, अगर आप मेरा एक व्यक्तिगत आपसे भैया, आज आपको 15 साल जनता ने मौका दिया, फिर आपको ये सब बांटने की नौबत क्यों आई? आपने 15 साल कुछ नहीं किया, इसलिए ये नौबत आई। आप ये बताइए लखन देवांगन की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी स्थिति है, और जितने की स्थिति में है आज की डेट पे, कम से कम अगर जो सर्वे और कार्यकर्ताओं के बीच हम बैठते हैं तो आज की डेट पे 25 से 30 हजार वोट से लखन देवांगन जी जीत रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी 1.5 महीने का समय और है और गति आगे तेज होगी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोरबा में जो वोट का अंतर था
वो कितना था? मेरा ख्याल है 11,000 समथिंग। 11-12 हजार के बीच था। मतलब वो पिछले बड़ा बार अंतर नहीं था। वो बड़ा अंतर तो नहीं इस था। खाई को कैसे भरेंगे फिर? नहीं, देखिए 11-12 हजार का अंतर जो पिछले बार था, पूरे प्रदेश में उस समय 15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उस समय पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं झूठे घोषणा पत्र के कारण एक लहर थी। एक लोगों में ये था कि एक मौका इनको भी दें, इस प्रकार का एक था। उसके उपरांत भी 10-11 हजार वोट से जीते। पिछले बार भी इन्होंने पूरे साम दंड भेद सब लगाया और इतना खर्चा करने के उपरांत भी अगर और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति होते हुए भी कोरबा विधानसभा से 10-11 हजार वोट से अगर वो जीतते हैं तो कोई, मैं नहीं समझता, बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया था। जी जी। और दूसरी बहरहाल तो कोरबा की राजनीति भी चरम पर है और मेरा ख्याल है इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बिफोर टाइम पहले से शुरू हो गया, एकदम नई कहना चाहिए। ये पहला चुनाव ऐसा है जो 2 महीने पहले से ही शुरू हो गया। उसमें काफ़ी कांग्रेस बोल रही है कि पहले करने से उनको नुकसान होगा, वो बोल रहे हैं उससे फ़ायदा होगा। अब चुनावी ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद समापन करेंगे कि हितानंद अग्रवाल जी, मैं आने वाले समय के एक महापौर से बात कर रहा हूँ कि विधायक से? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं सोहेल भैया, और हम कार्यकर्ता आज भी हैं। मैं बोला, हमारी राजनीतिक आयु 25-30 साल से लगे हुए हैं। सतत विद्यार्थी परिषद में काम किए, युवा मोर्चा में काम किए, भाजपा संगठन में काम किए, फिर 2 बार का मैं पार्षद हूं और अभी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, 30 भाजपा पार्षदों को कैप्टन बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी जहां हमको जिस रूप में रखेगी और जो आदेश करेगी उसका पालन एक मजबूत सिपाही के नाते और हमको करना है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में रखे, चाहे महापौर के रूप में रखे, चाहे अन्य स्थान पे, जिस उपयुक्त स्थान पे उनको लगेगा, हम सतत और उनके निर्णय के साथ हैं। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन करना है हमको, और हम कुछ बन भी जाएं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये थे हमारे साथ हितानंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बेबाकी से पूरी राजनीतिक परिपक्वता के साथ जवाब दिया। उन्होंने पूरी बातें की और हेडलाइन को हम यहीं देते हैं विराम। कल फिर हम आपके साथ किसी और नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपने कार्यक्रम देखा और सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।